नमस्कार, मैं गौतम आनंद मगधद्वीप जंक्शन से और हमारे साथ मौजूद है बिहार लाइव न्यूज़ 24 से भाई अंबुज कुमार जी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से अब चल रहा है और महज 1 से 2 दिन में बिहार में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और सभी पार्टियां अपने अपने सीटों के बंटवारे के लिए रेस में चल रही है। कहीं उम्मीदवार चल रहे हैं कि किसे टिकट मिलेगी। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बसपा के कद्दावर नेता राघवेंद्र नारायण यादव जी। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सर कि आप बसपा के नेता हैं सर, तो आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा कि आप एक शिक्षा संगठन से जुड़े हुए थे और फिर आप राजनीतिक में कैसे आए, क्या सफ़र रहा राजनीतिक का आपका? राजनीति शिक्षा से जुड़े हुए तो चूँकि पढ़ाई लिखाई में तो छात्र शिक्षा से जुड़ा रहता ही है, लेकिन शिक्षा से जुड़ने के पहले हम राजनीति में कदम डाले और ख़ास करके जब हम 74 में एक आंदोलन हुआ था अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का, उस आंदोलन के समय ही हम 10वां क्लास में पढ़ते थे तो देश में बदलाव चल रहा था और पूरे देश की जो पब्लिक थी उसको बदलाव चाहिए था और उसमें सारे लोग सोच रहे थे कि सरकार को बदलना है। उसमें जयप्रकाश जी का आंदोलन था बिल्कुल, और उसी समय जगदेव प्रसाद जी का एक अलग आंदोलन चला कि आंदोलन सही है लेकिन नेतृत्व गलत है। उनका कहना था कि आंदोलन होना चाहिए देश में, लेकिन नेतृत्व करने वाले वही लोग हैं जो पहले से सत्ता में हैं। तो बस वो आंदोलन के प्रभाव में हमारा छात्र जीवन प्रभावित हुआ। सर बिहार में आप बसपा ही क्यों चुने, जबकि बिहार में सत्ता दल है जदयू, भाजपा, इधर राजद भी है, आखिर बसपा चुनने का कारण क्या रहा? असल बसपा जो है सिर्फ एक पार्टी नहीं है, आर्थिक मुक्ति और सामाजिक आंदोलन भी, और इस देश को सामाजिक आंदोलन भी चाहिए और आर्थिक मुक्ति भी चाहिए उन लोगों को जो खास करके जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। बिल्कुल सर, आपके जीवन में सबसे बड़े नेता जो हुए, आपके आदर्श किन्हें मानते हैं आप? असल आदर्श तो नहीं सर आप भावुक हो रहे हैं सर। नहीं भावुक, आप सवाल ऐसा कर दिए ना, क्योंकि आदर्श मानते ना तो मैं बताता, आदर्श जिनको माना वो नेता नहीं। ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर आप गुरुआ विधानसभा से अभी नेतृत्व कर रहे हैं, इसके पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, तो और इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। हाँ, तो गुरुआ विधानसभा की प्रमुख समस्या आपके नज़र में क्या है? देखिए, प्रमुख समस्या तो बहुत सी है और लगभग सभी समस्याएं प्रमुख हैं, लेकिन खास करके जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो सवाल उनके जीवन पर लगातार प्रभाव करता है। जो पीड़ित लोग हैं उनकी मूल समस्या है, क्योंकि आप गुरुआ विधानसभा की बात कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम कोई उतना बड़ा नेता नहीं है, हम एक प्रत्याशी के रूप में आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ के लोग
सरकार के जितना प्रोग्राम चल रहा है, गलत या सही, उस पर हमको अभी बहस नहीं करना है, लेकिन जो सुविधाएं सरकार की ओर से जनता को मुहैया कराई जा रही है, वो सुविधा जनता तक नहीं पहुंच रही है। और जनता खास करके प्रखंड की समस्या से, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या से काफ़ी परेशान है, जिसका कोई हल अभी तक यहाँ से जीतने वाले विधायक नहीं कर पाए। जो प्रतिनिधि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से गए या किसी भी गया जिला का कोई भी विधानसभा से, ये समस्या पर किन्हीं का ध्यान नहीं है, इसलिए कि उनको पार्टी का टिकट चाहिए, जात के आधार पर उनको वोट मिल जाता है, धर्म के आधार पर वोट मिल जाता है, पैसा के आधार पर वोट मिल जाता है। तो जब सब उसी पर मिलता है तो समस्या कौन गिनाता है? समस्या तो कोई सुनता नहीं, समस्या कोई पूछता नहीं है। लेकिन मूलभूत समस्या है कि सरकार के स्कीम सरकार का जो स्कीम चल रहा है, सरकार ने जो स्वास्थ्य की व्यवस्था किया है, उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार का जो योजना है या स्कीम है, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सबसे पहले तो जो प्रतिनिधि हैं वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रखंड, अब प्रखंड के सीओ हैं, बीडीओ हैं, आपके चिकित्सा पदाधिकारी हैं, और फिर उनके नीचे कर्मचारी हैं, उनके नीचे जनसेवक हैं, और ये चिकित्सा पदाधिकारी के नीचे बहुत से स्वास्थ्य केंद्र का संचालन होता है। बिल्कुल। और ये सारी जगहों पर ये सुविधा नहीं मिल रहे लोगों को। लोग प्राइवेट दवाखाना में जा रहे हैं, कोई आदमी रहता नहीं है। जब प्रखंड जाता है आदमी तो एक केवाला का दाखिल खारिज में 100 बार दौड़ता है, तब भी उसकी सुनवाई नहीं होती। उसके सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था वो स्वयं करता है। तो सर क्या लगता है सर, इसमें सिस्टम कमज़ोर है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, जो आप जो कह रहे हैं कि चिकित्सा पदाधिकारी या जो उनके नीचे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो काम करना नहीं चाहते? जैसे काम करना कौन चाहता है? क्यों काम करना चाहता है? जब विधायक अपने जात के नाम पर जीत जाता है, एमपी अपने जात के नाम पर जीत जाता है, सरकार को जातीय संगठनों का वोट मिलता है, तो फिर काम करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब बिना कमाए मजदूरी मिल जाए तो काम करने की जरूरत क्या है? आप क्यों आए हैं? हर आदमी की अपनी समस्या होती है, चाहे उसके बाल बच्चे हों, अगर आपके बाल बच्चे नहीं हैं तो आपके माता पिता हों, पारिवारिक बोझ होता है और उसके लिए अर्थ की ज़रूरत हो, उनका पालन पोषण करना है, तो कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ करता है और उसी संदर्भ में सब लोग चलते हैं। तो जब सब लोग के घर बैठे वेतन मिल जाए, पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, दवाई मिल जाए और घूमने के लिए गाड़ी मिल जाए, तो फिर काहे को कहाँ जाएगा? काहे को काम करने की जरूरत है? खेत खलिहान पड़ा रहेगा, उसको देखने भी कोई नहीं जाएगा। किसान अगर देखने नहीं जाएगा तो पानी बह जाएगा, फिर सूखा पड़ जाएगा। तो काम जो नहीं करता है और बिना कमाए मजदूरी मिल जाता है, तो फिर काम की क्या जरूरत है? डॉक्टर का वेतन मिलता है ना? बिल्कुल सर। अंचल अधिकारी का वेतन मिलता है, सभी को वेतन मिल रहा है, सभी कर्मचारी का वेतन मिलता है ना, लेकिन काम आखिर क्यों नहीं करते? इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नाम कमाना चाहती है। असली कारण ये है, वो नाम कमाना चाहती है, उसको काम से मतलब नहीं है। बस घोषणा कर दिया, कहा तो फलना पार्टी इतना स्कीम लागू कर दिया। अब वो स्कीम लागू हुआ कि नहीं हुआ, उस पर कोई गौर नहीं है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो आराम कर रहे हैं। करना चाहिए उनको। कहा जनता किस लिए भेजी है? काम करने के लिए। सरकार जनता बनाई है काम करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? आराम। और इस देश के खास करके जो अफसर हैं और कर्मचारी हैं, जो सरकारी नौकर जिनको कहिए, उनको क्या करना चाहिए? काम। वो भी आराम कर रहे हैं, वो भी आराम। तो जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है
वो सिर्फ घोषणा करती है, करना चाहिए उस पर काम, लेकिन घोषणा करती है। जो सरकार में लोग चले गए, जनप्रतिनिधि चुना के गए विधानसभा लोकसभा में, उनको करना चाहिए काम, तो करते हैं। ऊपर से नीचे आराम, सिस्टम कमजोर है, आराम। और जो कर्मचारी और सरकारी नौकरशाह का काम है सरकार के नीतियों को लागू करना, ये काम है, वो क्या करते हैं? सलाम। जब नेता आएगा तो सलाम करेंगे, फिर कलेक्टर साहब से मिलते रहिए। आज प्रखंड में अगर किन्हीं का प्रोग्राम नेता का हो जाए, मंत्री का हो जाए, मंत्री का तो कोई पूछता ही नहीं है, मुख्यमंत्री का हो जाए तो देखिए नाचते फिरेंगे। अगर आपके घर पर एक खेर गिरा हो उसको साफ करेंगे, चले जाएंगे। तो राजनीतिक दल काम के स्थान पर नाम करना चाहते हैं घोषणा करके। जो सरकार में लोग जो प्रतिनिधि जीत के गए काम के स्थान पर आराम करना चाहते हैं, और जो प्रशासन के लोग हैं काम के जगह पर सलाम करके अपना काम रिसीव कर लेते हैं। जब काम के स्थान पर नाम, काम के स्थान पर आराम, काम के स्थान पर सलाम, काम कौन करेगा? यही जनता की मूलभूत समस्या है, यही इस देश की परेशानी है। सर, बिहार में देखा जा रहा है कि बसपा पार्टी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है सर, तो इस पर आपकी क्या रणनीति है इसे मजबूत करने के लिए? हम बसपा को मजबूत, यहाँ चुनाव जीत के लोग भेजेगा तो मजबूत हो जाएंगे। जब चुनाव नहीं जिताएगा तो कमज़ोर रहेगा। कमज़ोर, हम तो पहले ही आपको कह दिया कि बसपा सामाजिक आंदोलन और आर्थिक मुक्ति का मार्ग है। जी जी। सत्ता प्राप्ति तो, सत्ता की चाबी तो जब तक नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था वी कैन नॉट प्रोग्रेस बिकॉज पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल प्रोग्रेस। ये डॉक्टर अंबेडकर कह चुके हैं। सत्ता जरूरी है, सत्ता में जाने का रास्ता। क्या बिहार में बसपा किसी से गठबंधन करेगी या बिहार में पूरे सीट पर अकेले चुनाव? अब ये तो हमारा सवाल नहीं है आपका। अभी तक तो जो साइन है वो अभी तो जो देख रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन ये मेरा मामला नहीं है, ये विधानसभा का मामला नहीं है, ये प्रदेश लेवल का मामला है। मतलब कुछ हाईकमान से ऐसा कुछ सूचना नहीं मिला है सर आपको? सूचना मिलेगा तो अखबार में पहले आएगा, आप लोग को पहले जानकारी मिलेगी। ओके सर, मिलेगा, आपके माध्यम से हम ले लेंगे जानकारी। अच्छा, वर्तमान विधायक यहाँ के विनय यादव हैं, आप उनके काम को कैसे देखते हैं बीते 5 साल में? क्योंकि अब तो 5 साल पूरे गया, चुनाव होना है। अभी तो जनता बताएगी ना, इससे काम पूरी तरह से फिसिद्दी है। सर आप भी तो विनय कुमार यादव विधायक कहे ना कि जब भी जनता पार्टी के सिंबल पर जो ऊपर से टपकाया गया, जो क्षेत्र में कभी नहीं आया, उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे राजीव नंदन दांगी थे, क्या गुरुआ में और कोई आदमी नहीं था? कोई गुरुआ में आदमी नहीं था, बाहर से लाकर तक दिए। कौन जानता था राजीव नंदन दांगी को? वो आरएसएस के मेंबर थे कि बीजेपी के नेता थे, उससे क्या मतलब है जनता को? लेकिन जब वो आए तो जनता ने तो वोट दिया, बिना पहचाने वोट दिया। तो जब अपने जो प्रतिनिधि को बिना पहचाने वोट डालता है, उसका हश्र तो ही है ना। फिर बाद में दांगी हरा दो, वही लोग जिनको पूछना चाहिए नहीं पूछता है, लोग बोल दिए, हो गया। अब विनय जी चौहद्दी, इनको गुरुआ का भले मालूम है, लेकिन और जगह की मालूम नहीं है, या मालूम है भी तो पहचानते नहीं हैं। अब नतीजा हुआ कि उन्हीं की स्थिति इनको भी आ गई है। अपने प्रमुख अपने ये विधायक हैं, पत्नी इनका प्रमुख हैं, लगभग सारे पदों पर यही हैं। अब उसके बाद भी ब्लॉक में वीडियो नहीं रहता, सीओ नहीं रहता, जनता करा रही है, तो हमको से क्या पूछते हैं? जाके जनता से पूछ लीजिए। आखिर एक कमी नहीं है कि विधायक घर में ही प्रमुख है, प्रमुख ब्लॉक के मालिक है, एक तरफ से एक बार भी निरीक्षण नहीं किए, आखिर वो न अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो कहीं तो कमियां हैं। कमियां नहीं, स्वार्थ। इंसान जब स्वयं गलत होता है, अब उनका पेट्रोल पंप चल रहा है, वो चावल दाल का एजेंसी है, सब डीलर का से उनके डीलरशिप भी है, कोऑपरेटिव भी है, खाद भी उनके जी में बिक रहा है।
लेकिन फिर भी ब्लैक में खाद बिक रहा है बाजार में। अब उस पर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो स्वयं छिला हुआ है अंचल अधिकारी पर क्या करेंगे, बीडीओ पर क्या करेंगे, दरोगा पर क्या करेंगे तो पहले उन्हीं पर कलम चल जाएगा। क्या लगता है सर इस बार गुरुआ में बदलाव जनता ने तय किया है कि गुरुआ में बदलाव होना चाहिए? अभी तो जनता से आप लोग लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए। हमसे क्यों पूछते हैं बदलाव चाहता है कि नहीं चाहता, ये हम क्या कहेंगे, हम तो इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। आप भी 5 साल लगातार तो मेरा मुआयना, उनका मुआयना या और लोगों का मुआयना तो जनता ने करेगी। जनता से बात करते होंगे, जनता से मिलते होंगे, तो जनता कुछ तो आपको बताती होगी कि इस बार बदलाव कर देना है। जनता इतना बताती है कि प्रखंड में अंचल अधिकारी नहीं रहता है, जो आपके सामने बताया, बीडीओ नहीं रहता है, कर्मचारी नहीं रहता है। आए दिन देख रहे हैं प्रशासन इतना है कि कहीं कोई ये है। अब बताइए, धरना पर लोग को बैठना पड़ता है, प्रदर्शन के ऊपर बैठना पड़ता है, क्यों? इसलिए कि वहाँ का प्रतिनिधि जागरूक है तब तो, नहीं जागरूक है तब तो। अगर जागरूक रहता तो ये बात तो होती नहीं। बसपा हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाती है, तो क्या यह आवाज़ अभी भी उतना प्रभावी है? क्या बात करते हैं, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय बुद्ध का स्लोगन्स है, और वो स्लोगन्स जब तक ये धरती रहेगी तब तक बुद्ध का ये स्लोगन चलता रहेगा, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। हम सबको हिस्सा दे देना चाहते हैं। कोई जब हिस्सेदारी कोई मारता है उसके खिलाफ बचता है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय बुद्ध का नारा है। बिल्कुल सर। तो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय जब तक धरती है तब तक रहेगा। सर दलित पिछड़ों की एकता के लिए आप क्या कर रहे हैं सर कि एकजुट हो जाए सर? अब आपको बताते हैं, दलित पिछड़ा का एकता से काम चलने वाला नहीं। दलित पिछड़ा और सामान्य अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के न्याय प्रिय लोग जब एक साथ नहीं आएंगे तो देश में वो शासन जो जनता के बीच जाना चाहिए, जो संदेश जनता के बीच जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा। क्या लगता है सर बिहार में जो जाति मतभेद है, क्या इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे या जाति से उठ करके, या फिर जातिवाद में ही लोग उलझ के रह जाएंगे? जहाँ विकास के मुद्दा है तो पहले ही ना हम कह दिया कि विकास धारा का धारा रहता है, जात और धर्म दो चीज काफी हावी, और उस पर कुछ पैसा भी हावी होता है। अब यादव में 2 कैंडिडेट हैं, ज्यादा पैसा वाला के साथ लोग जुट जाता है। ये मतलब आज का चुनाव आर्थिक स्थिति पे ही निर्भर करता है? नहीं, सबका समावेश है उसमें। आपका कैरेक्टर भी देखा जाता है उम्मीदवार का, जात भी देखा जाता है, और उसके पास साधन भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कोई जात पर जिता के लेके चल जाएगा, कोई पैसा पर जीत के चला जाएगा और उसका कैरेक्टर छोड़ दिया। कैरेक्टर पर भी बहुत लोग जीत के जाते हैं, और गुरुआ में इस बार ऐसा ही होगा। अगर गुरुआ की जनता आपको मौका देती है तो आप 6 महीना के लगातार पहली प्राथमिकता में कौन सा काम कीजिएगा? पहली प्राथमिकता मेरी होगी शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रखंड से भ्रष्टाचार का खात्मा। पहला मुद्दा ये होगा, प्रखंड में जितने पदाधिकारी हैं जो सरकार कहती है कि मुख्यालय में रहेंगे, उनको मुख्यालय में रहना पड़ेगा। जब वो मुख्यालय में रहेंगे तो जनता की समस्या दूर होगी। आज तो कोई कर्मचारी बता नहीं पाता है, बृहस्पति के बैठ रहे हैं, अरे भैया आपका मुख्यालय 2 पंचायत, किसी प्रखंड में अगर 6 कर्मचारी हैं और यहाँ आपका प्रखंड 16 है, हम प्रखंड को बंटवा देंगे, अंचल अधिकारी बांटेगा। और जहाँ मुख्यालय अब बनाइए, यहाँ वहाँ मत कीजिए। एक जगह मुख्यालय कहीं जनता को वहाँ पहुँचने में दिक्कत नहीं है, आप यहाँ वहाँ करके ये भरमाते हैं लोगों को कि आज यहाँ नहीं थे कल वहाँ नहीं थे। आप एक जगह बैठिए, आप समय दीजिए कि इतना बजे से इतना बजे ये पंचायत का होगा, इतना बजे से इतना बजे ये पंचायत का होगा, ये वहीं कीजिए। तो सुनिश्चित करवाएंगे कि जो पदाधिकारी हैं अपने मुख्यालय में रहें। जब मुख्यालय में रहेंगे अंचल अधिकारी, तो आपके कर्मचारी भी रहेंगे अपने मुख्यालय में, जहां उनका मुख्यालय होगा।
और जब डॉक्टर रहेंगे, अपने से बैठेंगे अपने चैम्बर में, अपने ड्यूटी के आवर में, क्योंकि हर जगह 2-3 डॉक्टर पोस्टेड हैं, तो 24 घंटा का तो होता है आप वहाँ, लेकिन कोई ड्यूटी अभी तक नहीं दे रहे हैं। पूरे प्रखंड तीनों, मेरे विधानसभा के तीनों, ये पहली प्राथमिकता होगी। अभी इंस्पेक्टर नहीं रहे हैं, आप जन वितरण प्रणाली के जो इंस्पेक्टर हैं वो नहीं रहते हैं। आप जाइए दरखास्त से, तो फ़ोन करेंगे वो डीलर से, आप डीलर से फ़ोन कीजिएगा, कार्रवाई को आप नहीं बढ़ाइएगा। कहने का मतलब जो भ्रष्टाचार प्रखंड लेवल पर है उसको ख़त्म करेंगे। और स्वास्थ्य सेवा, चूँकि सबसे ज़रूरी है, आज पैसा जो गरीबों का जा रहा है जिसको कोई देखने वाला नहीं है, स्वास्थ्य पर अब कहीं जाता है लुटा जाता है, कोई मर जाता है, कोई जी जाता है, हल्ला हगामा। आप मेडिकल जाइए, आप यहाँ अगर नहीं होता रिफर कीजिए, मेडिकल जाइए, यहाँ से मेडिकल से पटना तक मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं दें। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी आ रही है उसको पूरा करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में जितना आपका भवनहीन चल रहा है या किराए पर चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में, तो हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र जो है या नहीं है तो कराएंगे। अगर है तो, अगर भवनहीन है तो भवन दिया जाएगा उसको हमारे तरफ से, पहली प्राथमिकता हम बता रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। और अगर भवन किराए के मकान में चल रहा है तो उसको भी अपना भवन की व्यवस्था कराएंगे। और आंगनबाड़ी भी बहुत सा ऐसा है, आंगनबाड़ी भी बहुत से ऐसा, सभी की जर्जर स्थिति है सर। जी, तो आंगनबाड़ी की स्थिति इतना खराब है कि आप पहले तो चढ़ावा आप कुछ संगमरमर बांट दीजिए, एक अंडा कहता है 2 अंडा खिला दीजिए, लेकिन वहाँ जाके टकिए। इस सारी व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। और इसके दुरुस्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि ईमानदार होगा। जब अपने पाक साफ होगा तो किसी पर अंगुली उठाएगा, या अपने अगर गंदा होगा तो उसकी हिम्मत नहीं होती है और उसकी बात कोई सुनता भी नहीं। तो आपको बताए, प्रखंड से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्र जिस गांव में नहीं बना हुआ है, ये किराए पर चल रहा है, उसको खड़ा करेंगे। और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मामले पर पूरी माने ईमानदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आज तक कोई हल नहीं कर पाया। सर, आगामी विधानसभा जो है उसके बारे में अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को संदेश देंगे कि जात पर से ऊपर उठिए, जात, पार्टी और धर्म और पैसा सबको लात मारिए। और एक बार जो आपके सबसे बढ़िया उम्मीदवार नजर आता है, चाहे जिसको पसंद कर लीजिए, जो आपके बीच रहता है, बिना पहचाने उसको वोट मत दीजिए। वोट उसी को दीजिए जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आपके गांव में 1 आध बार भी 2 बार भी आया है और उसको नाप लिए हैं तो उसको आप वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे बसपा के कद्दावर नेता राघवेंद्र नारायण यादव जी, तो इन्होंने कहा कि इस बार जनता को जात पात से उठ कर के वोट करना है और इनका पहली प्राथमिकता है कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जितने भी अभी विधानसभा में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो या फिर सरकार के द्वारा ही भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने की पहली प्राथमिकता देंगे। तो आप सर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में रहें और जनता आप पे पूरा विश्वास करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।